ठीक है, तो अब ये गवर्नर जनरल्स अपन ने इस तरह से पढ़े। ठीक है, अभी हम एक अलग से एक थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाए ना। अभी हम एक जनरल टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, किस तरह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय करा गया, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उसके कारण हम देखेंगे हमारा जो बहुत, अगर जो हमारे पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ठीक है, 15, हाँ, सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वो चीज जो थी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के आर्टिजन्स, वर्ल्ड क्लास के वीवर्स, वर्ल्ड क्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बहुत डेवलप था, आर्टिस्टियंस बहुत डेवलप थे, लोकल जो थे जो कारीगर जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेवलप थे। वो सारे के सारे आप देखेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि वहां चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक बात समझिएगा कि वहां चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, जब उनकी कॉलोनीज के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन चलेगा तो यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चल पाएगा। तो आप समझे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो भी हिस्ट्री है दैट इज डिफाइनिंग अवर मॉडर्न टाइम। ठीक है, आज का जो समय है वो हमारी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं डेराइव हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुमाऊं का एग्जांपल दिया, गोवा का एग्जांपल दिया, इसी तरह से आज की जो इकोनॉमी है हमारी, और इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आप पढ़ेंगे तो दैट इज डिफाइंड बाय द, जो ब्रिटिशर्स अभी कर रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो चीज डिफाइन करेगी उसको। तो अभी हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जनरल टॉपिक, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि फिर थोड़ा सा आपका दिमाग और ज्यादा फ्रेश होगा। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक जिसके अंदर अपन ये चीज पढ़, जो आज की इकोनॉमी है हमारी, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस्ड है। जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पॉलिसीज बनाई उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, समझ आ रहा है। ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत था, ब्रिटिशर्स के यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज वहां पर बहुत सारी खुल रही है इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज को अगर ग्रो करना है तो इनकी कॉलोनीज जो है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज, वहीं से इनको क्या करना पड़ेगा, यहीं से उनको सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे उनको मार्केट मिलेगा। तो यहां पे जो वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, पहले जितना वो अच्छे से डिस्ट्रॉय होगा, जैसे मान लो कि यह है कॉलोनी, है ना, और यहाँ पे है, मान लो, अभी ये समझ लेना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर है ब्रिटेन, ये है इंडिया। अब ब्रिटेन के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जोरों तोड़ों पे। ठीक है, 1700 से इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री खुल रही है। ठीक है, मान लो कि कोई कॉटन की बहुत सारी इंडस्ट्री खुल गई। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म क्या कहता है कि भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है हमको। तो इसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो क्लोथ फैक्ट्री है, क्लोथ बनाना है, एक शर्ट बनानी है। ठीक है, ये शर्ट बनानी है। अब ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मतलब इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसको समझोगे तभी जाकर इकोनॉमिक डायमेंशन जो होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, वो कंप्लीट होता है। राइट चलो, इसको जल्दी से अपन समझते हैं। मान लीजिए शर्ट बनानी है इनको, तो शर्ट बनाने के लिए चाहिए होगा कॉटन या फिर सिल्क, जिसकी भी शर्ट बनानी है। अब इंडस्ट्री खोल रखी है 10, इनके पास कॉटन और सिल्क की कमी है इंडस्ट्रीज के कंपेयर में। तो इनको इनपुट रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, भारत जैसी कॉलोनी से। तो भारत के अंदर से कॉटन सिल्क लेके आएंगे एज ए रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल लेके आएंगे, अपनी इंडस्ट्री में डालेंगे, और पहले 100 शर्ट बनाते थे, अब 10,000 शर्ट बना देंगे। क्योंकि क्या है, क्योंकि इनके पास क्या हो जाएगा, इनके पास रॉ मटेरियल ज्यादा आ जाएगा। जितना दस इंडस्ट्री और खोल दो भाई, इनका तो कैपिटलिज्म का तो यही है। रॉ मटेरियल जितना हो तो इंडस्ट्री खोल के उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दो। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर कॉटन और सिल्क यूज हो गया, यहां पर मान लो यहां पर भी इंडस्ट्री है, यहां पर अगर कॉटन और सिल्क यूज हो गया, तो इनको कॉटन और सिल्क मिलेगा नहीं अपने देश ले जाने के लिए बेटे। तो यहां की इंडस्ट्रीज को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। ये चाहेंगे यहाँ की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो। दूसरा रीजन, एक ये पॉइंट समझिए, थोड़ा थोड़ा ही समझिए, 10,000 शर्ट का भी करेंगे क्या, इनके तो लोग 100 ही हैं। अब ये बाकी की शर्ट कहां से ना, मान लो यहाँ पे 1,000 लोग हैं, तो बाकी की 9,000 शर्ट कहां बेचेंगे, यहीं पर बेचेंगे। तो अगर ये लोग इन्हीं लोगों से खरीदते रहेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदते रहेंगे, तो यहां पर ये बिकेगा नहीं, डिमांड बढ़ेगा नहीं। तो किसी तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर देना है, जिससे कि क्या है कि यहां से रॉ मटेरियल उठाए, रॉ मटेरियल उठा लेके इनकी इंडस्ट्रीज में डालें, और इससे ही शर्ट बनाकर यहीं पर भेज दें। तो
तो यहां पर अगर ये बिकेगी, शर्ट बिकेगी, ठीक है, तो उसके लिए पहले ये इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय होनी चाहिए ना। अगर ये इंडस्ट्री यहां पर रहेगी तो ये लोग बाग इससे खरीदते रहेंगे। पर ये इससे क्या होना चाहिए, इससे ये इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय होना। तो सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन अगर जितना अच्छे से आप यहां पर करोगे, उतना अच्छा कॉटन और सिल्क यहां तक पहुंचेगा, उतनी अच्छी शर्ट यहां पर बिकेगी। ये बात है। तो हजार बातों की बात ये एक बात है कि भाई देखो, यहां पर जितना अच्छा डिस्ट्रक्शन होगा, सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, तो यहाँ पे इंटेंशनल भी डिस्ट्रक्शन करा जाएगा, और अपने आप जो ब्रिटिश की पॉलिसी होगी उससे अपने आप डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, क्योंकि इनको भारत से कोई मतलब नहीं है। सीरियसली इनको भारत से लूट करनी है, सिर्फ एक तरह से सिस्टमेटिक लूट करनी है, प्लंडर ऑफ द रिसोर्सेज करना है, और अपने देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना है। ये ऐसे नहीं करेंगे कि भारत के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप करें। यहां ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना इनके पास इस तरह की पॉलिसी है, ना इनके पास रिसोर्सेज है। बताएंगे अभी, सब कुछ समझाएंगे इसको अच्छे से। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो कहने की बात यह है कि यहां से रॉ मटेरियल लिया, यहाँ की इंडस्ट्री में डाला, कॉलोनी से रॉ मटेरियल उठाई, यहाँ की इंडस्ट्री में और शॉर्ट प्रोड्यूस करके यही कॉलोनी में बेच दी। लो भाई, मार्केट भी मिल गया, और एक तरह से रॉ मटेरियल भी इनको कॉलोनी से ही मिल गया। जय हो सर। ये सही सिस्टम बना रखे, और डेवलप कर रही है यहाँ की इंडस्ट्री। यहाँ पे 50 इंडस्ट्री और खुल गई, 10,000 की जगह 20,000 शर्ट मिलने लग गई। जितना ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ होगा, उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा चीज अपन ये समझे कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी ना, वहां पर हमारे यहाँ पर जो थे बंगाली, जैसे बंगाली वीवर थे, अब इन सब के बारे में बताएंगे हम। बंगाली वीवर थे, इनकी सबके एनसीईआरटी के अंदर कहानी है, वो सब सुना देंगे, ठीक। तो ये जो लोग थे बंगाली वीवर, ये हाथ से बुनते थे, और हाथ से बुनते थे बारीकी से, हैंडमेड है सर। अब आप देखो, हाथ से बुना हुआ जो होगा ना, दैट इज वेरी कॉस्टली। आज भी तुम मार्केट में जाओ, कोई कॉस्टली प्रोडक्ट होगा, एक साड़ी हो 5,000 की, एक साड़ी है 20,000 की। बोले भाई इसमें क्या है 20,000 का? बोले ये हाथ से बनाया हुआ है, हाथ से बना। तो हाथ की कारीगरी जो होती है ना, दैट इज व्हाट, वो ज्यादा महंगी होती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ये हाथ से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स नहीं है। यहाँ पर कुछ हाथ से नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ पे घुसाया भैया इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री से निकाल दिया इसने 5,000 शर्ट। चलो भाई नेक्स्ट, एक दिन में 5,000 शर्ट आ रही है। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो वैसे भी सस्ता है। तो यहाँ का प्रोडक्ट जब यहाँ आएगा, भारत के अंदर आएगा, तो वो सस्ता है एज कंपेयर टू बंगाली वीवर, जो अपनी बिल्कुल कारीगरी करके रख रहा है। पर अगर हम देखें क्वालिटी के अंदर, अगर आप तुम देखो, एक मशीन से बनी हुई स्वेटर पहनो, ठीक है, मम्मी के हाथ की बनाई हुई स्वेटर पहनो, एक तो मम्मी के हाथ की बनाई हुई स्वेटर के अंदर स्वेटर के साथ प्यार भी ऐड हो गया, ठीक है। फिर अब कोई भी, चलो मम्मी को हटाओ, मम्मी का तो थोड़ा इमोशनल एंगल आ जाता है। कोई दूसरा किसी के हाथ से बनाई हुई स्वेटर पहनो, तो उसमें ज्यादा गर्मी होगी। मशीन वाली स्वेटरों में क्या गर्मी हो, तो क्या है, सिर्फ दिखावट ही है। समझ रहा है? पहले जो कंबल बनते थे, ठीक है, पापा मम्मियों के टाइम पर, उनको ओढ़ लो भाई, कितनी भी सर्दी हो पसीना आ जाता था अंदर तक। आजकल के ब्लैंकेट्स, कमरे के अंदर सर्दी नहीं रुकती है। फिर वही तुमको खोली वाली रिजाई जो होती है, जिसके ऊपर कपड़ा लगा होता है, वो रिजाई ओढ़ तो जब जाके थोड़ी शांति बनती है ना। तो भाई ये बात ये है कि भाई ये चीज सस्ती थी, ठीक है, ये क्वालिटी में अच्छी थी, बट इसका सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन कर रहे थे जो हमारे जो कारीगर थे। अब कारीगर का ये होता है कि भाई कारीगर एक कला है उसके पास, मशीन नहीं है उसके पास, कला है, वो इनहेरेंट कला है उसके पास। एक वीवर होगा तो उसके पास वो कला है, और उस वीवर को अगर तुम रोटी सब्जी नहीं मिल रही है उसको उस कला के कारण, तो वो कला छोड़ देगा। भाई सबसे पहले तो पेट है ना। तो जब इसको इतना डिस्ट्रक्शन कर देंगे इसका, कि ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास, भुखमरी आ गई इसकी वीवर की, जो पहले किसी जमाने में राजा महाराजा के लिए बनाया करता था, कारपेट जरिया, ठीक है, उसको आज पूरी भुखमरी लाकर खड़ा कर दोगे तो फिर दिक्कत आ गई। समझ आ रहा है? तो बड़ा टॉपिक है अगेन, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो देखो, अराइवल ऑफ इंग्लिश गुड्स मेड ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड द मिल्स इन द इंडियन मार्केट, जो कि बहुत सस्ता है। दिस गुड्स वर मच चीपर देन द इंडियन गुड्स व्हिच वर मेड बाय द हैंड एंड द क्लोथ। तो मशीन वर्सेस मैन, और मशीन वर्सेस मैन में आप देखेंगे, अगर हम देखें तो मशीन ही जीतेगी,
ठीक है, तो इस तरह से था। दूसरा कि ये तो था ही, ठीक है चलो। दूसरा, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी के ऊपर रूल किसका? ब्रिटिशर्स का। भाई मैं जैसा रूल बनाऊंगा वैसा रूल चलेगा, तो ब्रिटिशर्स कैसे रूल बनाते थे ये समझो। ये मान लो भारत है और ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन से रॉ मटेरियल गया, मतलब इंपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वेन एवर गुड्स आर एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन आर इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द इंडिया, तो उसकी ड्यूटी होती थी 2 से 4%। मतलब अगर 100 रुपए का गुड है तो ये ब्रिटेन के अंदर ड्यूटी लगेगी 2% की, और ये 102 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये कॉटन रॉ मटेरियल लेके आए, तो 100 रुपए का कॉटन रॉ मटेरियल लेके आते तो ज्यादा इनको पे नहीं करना पड़ता, 102 रुपए पे करना पड़ता। इसको उन्होंने क्या करा, शर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, शर्ट, ये शर्ट बना दी। ठीक है, ई शर्ट हो गई मान लो कि 150 रुपए की, या फिर 200 रुपए की कर देते हैं, 200 रुपए की। बट वेन एवर दिस शर्ट इज, ये शर्ट जब यहां पर आ रही है, ठीक है, भारत के अंदर आ रही है, तो यहां पर भी इंपोर्ट ड्यूटीज 2 से लेकर 4%। इंग्लिश गुड व्हेन कमिंग इन द इंडिया, देन 2 से 4%। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश गुड के ऊपर ड्यूटी कम लगी हुई है। पर अगर मान लो हमारा कोई कारीगर है, वो इंग्लैंड में अपना गुड भेजना चाहता है, फिनिश गुड, है ना, इंग्लैंड के अंदर, मतलब इंडियन गुड्स को अगर तुम ब्रिटेन के अंदर भेजोगे तो ड्यूटी विल बी 200 से 400%। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड इफ रीच, अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, वो अगर ब्रिटेन में पहुंच रहा है, तो ब्रिटेन के अंदर उसकी कीमत हो जाएगी 200 रुपए, 200% ड्यूटी। तो ब्रिटेन वाले भी ब्रिटेन के क्लोथ ही पहनेंगे भाई, इतना महंगा तो नहीं पहनेंगे इंडिया से आए हो, क्योंकि इसके ऊपर इंपोर्ट क्यों महंगा हो गया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हाई लग रही है। और भारत वाले भी ब्रिटेन के ही पहन रहे हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सस्ते में ही मिल जा रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट तो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ ही, है ना, समझ में आ रहा है? और हमारा एक्सटर्नल मार्केट भी डिस्ट्रॉय हो गया, जो एक्सटर्नल इंटरनेशनल मार्केट था। तो 200 से 400% ड्यूटी, और ये 2 से 10%। इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड जब यहां से आ रहा है तो 2 से 10%। वहीं अगर हमारा जो गुड आ रहा है, फिनिश्ड गुड जो है, वो अगर जा रहा है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड, फिनिश्ड गुड जो जा रहा है, उसके ऊपर ड्यूटी 200 से 400। अगर रॉ मटेरियल जा रहा है तो 2 से 4% ड्यूटी लग रही है। तो हम देखेंगे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे इम्पोज हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंग्लैंड। 200 से 400% ड्यूटी लगती थी। समझ के देखो, दिस इज फैक्चुअल। द ड्यूटी वाज एज हाई एज 200 से 400, वेयर द इंपोर्ट ड्यूटी इन इंडिया ऑन द इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड इज वेरी लो, 2 से 10%। ये कहां का नहीं आया है साहब? और तुम कहते हो राइट टू इक्वालिटी, कहां से इक्वालिटी है? तो मतलब हमारा, मैंने अगर मान लो मैं भारत के अंदर हूं, मैंने सोचा कि भाई ब्रिटेन से ऑर्डर आया है, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल लिंक बहुत है, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर मेरे राजा महाराजा मेरे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मैं हाथ से बनाता हूं ऐसा मस्त। तो राजा महाराजा का फोन आया कि भाई वो 100 रुपए वाला तुम्हारा क्लोथ था ना, वो भेज दे। मैंने कहा साहब अभी भेजा दो। वहां पर जाकर पता लगा वो 200 का हो गया। तो राजा बोलेगा कि वहां का कि भाई नहीं खरीदना तेरा, इससे बढ़िया तो मैं मशीन वाला मैंने लूंगा। समझ रहा है कि यहाँ पर इस तरह, और वहां का कोई फिनिश गुड आ रहा है उस पर 2 से 10% ड्यूटी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट वैसे, तो इनको ये ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे जिनसे ये करना चाहते थे कि भाई तुम मत बनाओ, तुम रहने दो, जिससे कि हमको कॉटन और जो सिल्क बनेगा वो हम ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के, इसके अंदर इस तरह की चीजें होगी। आई होप दिस। अब जब सारा ये कॉटन और सिल्क वहां पर ले जाएंगे, दूसरी बात ये है कि सारा कॉटन और सिल्क उठाकर उन्होंने ब्रिटेन में ले दिया। अब मैंने सोचा कि चलो भाई मैं कपड़ा बनाता हूं एक, मैंने देखा कॉटन का है, अरे भाई वो तो सारा ब्रिटेन में चला गया। सिल्क का है, सिल्क का बना, सिल्क भी ब्रिटेन में चला गया। अब मैं क्या बनाऊं? इंडियन वीवर्स क्या बनाए? तो उनके पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है। कॉटन से लेकर, जूट से लेकर, शुगर केन से लेकर, सिल्क से लेकर, सारा का सारा रॉ मटेरियल तो ब्रिटेन में चला गया है। वहां की इंडस्ट्री में ठूस रखा है, और उसके अंदर से क्या है, उसके अंदर से फिनिश गुड मिल रहा है, और वो हमको बेच रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लोग तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है।
तो सिस्टमेटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए लैक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, मोस्ट रॉ मटेरियल लाइक द कॉटन, शुगरकेन एंड जूट वर एक्सपोर्टेड टू द इंडिया, therefore it become costlier and Indian producer either could not afford or had to raise the price of their finished goods। तो यहाँ पर उनके पास होगा ही नहीं, जब अब डिमांड यहाँ पर अगर मान लीजिए सप्लाई नहीं होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा रॉ मटेरियल का, भारत के अंदर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा रॉ मटेरियल जो था आधे से ज्यादा तो वहां चला गया, तो वो अपना फिर प्राइस को बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा।